हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच का। फिगर ऑफ स्पीच आप लोग भी परिचित होंगे क्योंकि ये क्लास 12th में भी सिलेबस में रहता है, जिसमें कि 8 फिगर ऑफ स्पीच मोस्टली पढ़ते हैं और कभी कभी टीचर जो है 10 भी पढ़ा देते हैं। तो वैसे लेकर के हम लोग 8 ही चलते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों, ये किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे उसमें ग्रामर पूछे चाहे उसमें लिटरेचर पूछे, लिटरेचर पूछता है तब तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे भी। और यदि आप में केवल ग्रामर पूछ रहा है तो भी आपसे सिमिली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन पूछ देगा। उसमें नहीं पूछेगा तो पैसेज में पूछ देता है कि यहाँ पे सिमिली यूज़ हुआ है, मेटाफर यूज़ हुआ है लाइन दे करके। तो ये चीज़ें जो है आपकी तैयार होनी चाहिए। कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपका एक की पॉइंट होना चाहिए। आपका वोकेब हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो बेहतर है कि उनको हमेशा के लिए तैयार रखें और किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो केवल वहाँ का स्पेसिफिक सिलेबस जो है देख लें। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला वाला देखेंगे हम लोग, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? तो अलिट्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इनिशियल साउंड यूजुअली बिफोर स्ट्रेस सिलेबल। क्या बोल रहा है इसमें कि अलिट्रेशन जो है, एकदम आपको सरल भाषा में बताएंगे दोस्तों। एक बार आप पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी भी सोर्स से पढ़ने का। तो इसमें बोला जा रहा है कि अलिट्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इनिशियल साउंड। इनिशियल साउंड का क्या होता है? ये रिपीटेशन होता है यूजुअली बिफोर द स्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल क्या होता है आपको बता देते हैं। अच्छा, आपको पता नहीं पता होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, स्ट्रेस सिलेबल क्या होता है, अनस्ट्रेस क्या होता है। जिस शब्द पे हम दबाव देकर के जिस शब्द को बोलते हैं उसको स्ट्रेस बोलते हैं, और जिस शब्द पे हम थोड़ा कम समय देकर के बोल देते हैं वो होता है अनस्ट्रेस होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे बोला गया है फुल फैथम फाई दाई फादर लाइज। ठीक है, अब इसमें देखिए फुल 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 देखिए ना, बोला जा रहा है तो स्ट्रेस हो रहा है ना। फुल फैदम, फैदम देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए 2 लेटर हो रहा है ना, 2 पार्ट में टूट रहा है। फै दम, दम जो है ना फैदम, फै आपका थोड़ा सा स्ट्रेस है और दम क्या है आपका तुरंत आपका डाउन हो जा रहा है। एक बार आप खुद से बोल के देखिए, फैदम फैदम। तो ये हो गया आपका फै हो गया आपका, क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, और दम क्या हो गया आपका अनस्ट्रेस हो गया। फाई, फाई क्या है आपका, फाई भी आपका स्ट्रेस है। दाई, दाई देखिए दाई कितना स्पीड में निकल जा रहा है, दाई। ठीक है, फादर, फादर, दर बहुत तेज निकल रहा है, और एफ ए जो है आपका स्ट्रेस हो रहा है। तो ये समझ में आया आपको कि कैसे हो गया? देखिए, अलिट्रेशन जो है ये पहला रिपीट कर रहा है ना, इनिशियल साउंड जो स्टार्टिंग का लेटर है उसको जो है क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, एफ 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 एफ। ठीक है, दूसरा वाला देखिए एग्जाम्पल दिया है, एस सैली सेल्स सी सेल्स बाय द सी शोर। अब देखिए इसमें भी देखिए सैली, ली आपका देखिए अनस्ट्रेस है। स्ट्रेस अनस्ट्रेस एक बार आप पढ़ समझ लीजिए कि लगभग जो है जो पहला वाला लेटर होता है ना वो क्या होता है, स्ट्रेस माना जाता है, और लास्ट वाला जो लेटर होता है लास्ट वाला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस ही होता है लगभग। क्योंकि देखिए यहाँ पे सैली, सैली, ली आपका अनस्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस यानी दबाव देकर के, अनस्ट्रेस यानी बिना दबाव के। देखिए सेल्स, सेल्स, सेल से अब जो पढ़ रहे हैं ये टफ थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहा है। स, ये जो स हो रहा है ये अनस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको। अगला वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं। रास्कल्स एंड रॉग रन अ रेस एंड राउंड द रग्ड रॉक। ये सभी के सभी देखिए लेटर कैसे ये रिपीट कर रहा है इनिशियल साउंड को, जो भी स्टार्टिंग का लेटर है उसको क्या है रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका अलिट्रेशन हो गया। उसके बाद है एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस इसका मतलब क्या होता है, डबलिंग होता है। एनाडिप्लोसिस का मतलब होता है डबलिंग। डबलिंग क्या होता है, डबलिंग तो वही होता है ना जिसे एक के साथ एक हम लगा देते हैं तो वो डबल हो गया। ठीक है, इसका एक बार इसका मतलब समझ लीजिए, डबलिंग का मतलब एक के ऊपर एक लगा देना। तो अब इसमें बताया गया है एनाडिप्लोसिस, एनाडिप्लोसिस जिसका कि ग्रीक मतलब होता है डबलिंग। ठीक है, डबलिंग होता है। रिपीट, अब इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं। रिपीटिंग द लास्ट वर्ड ऑफ द क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लॉज एज नीड्स सेड।
टैलेंट इज एन एडोरमेंट एंड एडोरमेंट इज आल्सो अ कंसीलमेंट। इसका जो सरल भाषा में हम बोलें तो इसका मतलब यही होता है कि जो एक वर्ड होता है, जैसे कोई फ्रेज हो, देखिए जैसे यहाँ पे दो फ्रेज दिया गया है, ठीक है। एक फ्रेज हो गया आपका टैलेंट इज एन एडोरमेंट, दूसरा हो गया एन एडोरमेंट इज एन आल्सो अ कंसीलमेंट, ठीक है। अब कैसे इसको चेंज किया है देखिए, अब यहाँ पे एडोरमेंट है, यहाँ पे भी एडोरमेंट, यहाँ पे भी है, रिपीट कर दिया है, डबल कर दिया ना, डबलिंग हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं एनाडिप्लोसिस। यानी कि दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज में एक क्लॉज में जो वर्ड यूज़ किए हैं वही सेम जो है अगले क्लॉज में जो है पहला लेटर में पहले वर्ड में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका लास्ट वाला इसका पहला बन जाता है सेकेंड क्लॉज का। आगे चलते हैं, आगे है इपीग्राम। इपीग्राम क्या होता है? अ लिटरेरी डिवाइस वेयर इन राइटर जम्बल्स अप पार्ट ऑफ द वर्ड क्रिएट अ न्यू वर्ड। ये आप याद रखिएगा, क्रिएट अ न्यू वर्ड, यानी कि दूसरे शब्द को बना देना, दूसरे शब्द पे कूद जाना। जैसे कोई वर्ड है, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे दिया है डेबिट कार्ड और बैड क्रेडिट। अब इस वर्ड से, ये जो फ्रेज है आपका वर्ड है, उससे आप एक नया वर्ड क्रिएट किए हैं। क्या क्रिएट किए हैं? बैड क्रेडिट। इसी के वर्ड से ही, इसी को तोड़ मरोड़ करके ही ये नया वर्ड क्रिएट हुआ है, तो इसी को बोलते हैं इपीग्राम, एक नए वर्ड को बना लेना। तो अब डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है याद रखिएगा क्या क्या हो गया दोस्तों, अलिट्रेशन हुआ है, दूसरा हुआ है एनाडिप्लोसिस, एनाडिप्लोसिस, उसके बाद हुआ है एनाग्राम। अब आगे देख लेते हैं, अब आगे आपका एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? तो एनाफोरा होता है कैरीड अगेन, ठीक है, दोबारा से उसको कैरी करना। कैरी मतलब क्या होता है? कैरी मतलब धारण कर लेना, ठीक है। ग्रीक वर्ड होता है कैरीड अगेन। एनाफोरा का ग्रीक वर्ड होता है, मतलब होता है कैरीड अगेन, यानी दोबारा से धारण कर लेना। द इनिशियल रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग क्लॉज इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आर्टिस्टिक इफेक्ट। एक आर्टिस्टिक इफेक्ट लाने के लिए इसको क्रिएट किया जाता है। कैसे किया जाता है? फॉर इंस्टेंस चर्चिल डिक्लेयर्ड वी शैल नॉट फ्लैग फेल। ध्यान से देखिएगा, वी शैल नॉट फ्लैग फेल, वी शैल गो ऑन द एंड, वी शैल फाइट विथ फ्रांस, वी शैल फाइट ऑन सीज एंड ओशियन, वी शैल फाइट विथ ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड ग्रोइंग स्ट्रेंथ, in the air we shall defend our Iceland whatever the cost shall be। अब समझ में आ गया? वी शैल यूज रिपीट किया गया है ना, ठीक है, कैरी किया गया है, कैरी किया गया कि नहीं? कैरी अगेन, कैरीड अगेन, यानी कि बार बार इसको धारण किया गया है। सभी जितना भी ये पैराग्राफ है पैसेज है पूरा, तो ये समझिए पूरा पैसेज है, और पैसेज में हर अगली लाइन में जो है वही वर्ड को बार बार कैरी किया गया है, बार बार रखा गया है। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। उसके बाद है एनास्ट्रॉफी। एनास्ट्रॉफी क्या होता है? अ लिटरेरी डिवाइस वेयर इन द ऑर्डर द नाउन एंड एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अब इतना ही में आपको मिल गया है, इतने में ही आपको मिल गया है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही हम आपको बता देते हैं कि एनास्ट्रॉफी क्या होता है। एनास्ट्रॉफी जो होता है दोस्तों, जैसे कि जनरली आपको पता होगा कि जो नाउन होता है उसकी विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, जो कि नाउन से पहले रखा जाता है। जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए कि ब्यूटीफुल गर्ल जो है, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब इसी को हम अगर लिख दें गर्ल ब्यूटीफुल, तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? एनास्ट्रॉफी। यानी कि जो ऑर्डर है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो ऑर्डर है उसी को डिसऑर्डर वे में रखना होता है। क्या होता है? एनास्ट्रॉफी। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे देखते हैं, आगे है ही स्पोक ऑफ टाइम्स। देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ही स्पोक ऑफ टाइम्स पास्ट एंड फ्यूचर द ड्रीम्ड ऑफ थिंग टू बी। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है स्पोक ऑफ टाइम्स,
पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए टाइम्स जो दिया गया है ये सब क्या है, ये दोनों एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है। तो नाउन को बाद में रखना चाहिए एडजेक्टिव के ना, तो फ्यूचर के बाद यहाँ पे टाइम्स होना चाहिए, जो कि पहले ही दे दिया गया है, जो कि डिसऑर्डर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम एनास्ट्रॉफी। क्या बोलेंगे दोस्तों, एनास्ट्रॉफी। अगला देख लेते हैं अपोस्ट्रॉफी। तो अपोस्ट्रॉफी भी आप लोग को पता ही होगा, क्लास 12th में भी रहा है अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी जो होता है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें देयर आर डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और द absent, यानी जो चीज़ें absent हैं या फिर डेड हैं, यानी जो जिनका की एग्जिस्टेंस, यानी जिनका की अस्तित्व, जिसका अस्तित्व दुनिया में नहीं है, जो अभी जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसको एड्रेस कर देना। जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसको एड्रेस कर देना, या डेड को या absent को एड्रेस कर देना, वो क्या होता है, अपोस्ट्रॉफी होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। इसमें दिया है लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर। लिबर्टी के बारे में बोला है। लिबर्टी जो है, लिबर्टी को एड्रेस कर दिया गया। लिबर्टी ये तो नॉन लिविंग थिंग है भाई, नॉन लिविंग थिंग है। इसको क्या बोला जा रहा है, यू आर सो डियर, अब तुम बहुत क्या हो, बहुत प्यारे हो। तो लिबर्टी जो कि नॉन लिविंग है, यानी किसी लिविंग चीज़ को प्यारे बोलते हैं ना, या फिर ये क्या है, ये जो है दोस्तों ये absent है और ये नॉन लिविंग है, तो इसको क्या बोला जा रहा है, तुम इतने सुंदर क्यों हो। अब उसके बाद है डेथ कम सुन। मृत्यु को बोला जा रहा है कि मृत्यु बहुत जल्द आओ, तुम बहुत जल्द आओ। मृत्यु जो कि नॉन लिविंग चीज़ें हैं, यानी कि एनिमेटेड चीज़ें जो कि व्याप्त नहीं है संसार में, उसके बारे में एड्रेस करना। और इसका सबसे अच्छी खासियत ये होती है पहचानने की कि आप जो है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा आप जो है अपोस्ट्रॉफी को समझ सकते हैं। देखिए सभी में होगा। अगला आपका दिया जो है एग्जाम्पल यहाँ पर, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। इसमें वर्ड्सवर्थ बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ मिल्टन 1802 है, लंदन 1802 या फिर टू मिल्टन, ये मिल्टन को एड्रेस करते हैं। उसमें मिल्टन जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वर्ड्सवर्थ इनको क्या बोलते हैं, मिल्टन को एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि जो इस दुनिया में नहीं है उनको एड्रेस किया जा रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे भी है, सभी में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, समझ जाएंगे आप लोग। देखिए सीजर में भी यहाँ पे भी है, लाइफ में यहाँ पे है, तो ये समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके बाद बोल रहे हैं मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन क्या मतलब काश तुम इस टाइम पे जिंदा होते। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये भी एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला है सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म। सॉलिट्यूड यानी कि सॉलिट्यूड को बोला जा रहा है कि तुम्हारा चार्म कहाँ है। अब इसके बाद माइटी सीजर योद्धा सीजर जो कि मर चुका है, उसको एड्रेस किया गया है। उसके बाद लाइफ, आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट, मैं जानता हूँ तुम्हारी क्या कला नहीं है। उसके बाद है अगला ओ डेथ वेयर आर दाई स्टिंग। उसके बाद है ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। अगला है ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रोडेस बीस्ट्स, ये भी देखिए जजमेंट को बोला जा रहा है। उसके बाद है सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स दैट सेजेस हैव सीन दाई फेस। अब ये देखिए सब एनिमेटेड चीज़ों को ये क्या बता रहे हैं, जैसे कि अब ये समझिए जैसे बच्चे नहीं बात करते हैं, बच्चे बातें करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो दरवाजे से बात करेंगे, वो खिड़की से बातें करने लगेंगे, वो खुद में खुद बड़बड़ाने लगते हैं, वो उसके साथ बातें करते हैं जो उनके टॉयज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें जिसमें कि जान नहीं है, जो चीज़ें समझ नहीं सकती, उसको क्या लिविंग चीज़ों की तरह वो ट्रीट करते हैं, उसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अगला देख लेते हैं, पर्सोनिफिकेशन नहीं, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। अगला उसके बाद है जजमेंट हो गया, सॉलिट्यूड हो गया। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, ये तो हैमलेट का सबसे इम्पोर्टेंट है। बोलता है हैमलेट अपनी माँ को कि फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन। अब देखिए इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। उसके बाद है ओ फेम इफ़ आई एवर लुक डिलाइट इन दाई प्रेज, ये भी है ओ फेम जो है यहाँ पे हुआ है। अगला है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है, तो एसोनेंस इज़ द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड इन
वर्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब देखिए इसमें एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस भी होता है आपका किसी वर्ड को जो कि वॉवेल हो, कोई वावेल AEIOU, वो वावेल जो कि बार बार रिपीट किया जा रहा है उसी को बोलते हैं एसोनेंस बोलते हैं। रिपीटिशन ऑफ द वावेल साउंड इन वर्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज रहते हैं इसमें। देखिए बाइंड अप, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको, देखिए अब इसमें आई हो गया, आई, ठीक है, आई बाइंड अप योर वाई। देखिए इसमें ओ है, यहाँ पे भी ओ है। अगला है आपका यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ओ है, यहाँ पर भी ओ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई, देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पे डबल ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, आई है, तो ऐसे ही मिलाते हैं। ई है, तो ऐसे ही यहाँ पे इसको मिलाते हैं। ये होता है एसोनेंस। अगला है एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लाइमेक्स अगर आपको पता होगा तो एंटी क्लाइमेक्स आप आराम से बता देंगे। क्लाइमेक्स क्या होता है, जैसे कि मूवी देखते हैं तो सब लोग नहीं बोलते हैं कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो क्लाइमेक्स क्या होता है, जब चीज़ें, जो कोई भी वर्क हो, कोई भी नॉवेल हो या फिर ड्रामा हो, पहले आपका राइज होता है, ये चीज़ें को बोला जाता है राइज, इसको बोला जाता है राइज। उसके बाद आता है ये क्लाइमेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये फॉल होता है, इसको बोलते हैं फॉल। तो ये राइज हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, फॉल हो गया। तो जो क्लाइमेक्स होता है इस टाइम पे क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि गुनहगार कौन है। कोई मूवी है तो उसमें ये समझ में नहीं आएगा कि गुनहगार कौन है, कौन किसका मर्डर किया है, कौन असली इसमें जो है दोषी है, ये सब समझ में नहीं आता है। जब दुविधा बन जाती है रीडर्स के दिमाग में, उसी को बोलते हैं क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो उसी का उल्टा होता है आपका एंटी क्लाइमेक्स। अब देख लेते हैं क्या दिया है इसमें, अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स, अ सडन डिसेंट फॉल फ्रॉम हायर टू लोअर, चीफली यूज्ड फ्रॉम द पर्पज ऑफ सेटायर एंड रेडिकल। इसको जो है सेटायर और ये हास्यप्रद बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कि आपका अपोजिट होता है। किसका होता है अपोजिट, क्लाइमेक्स का होता है। ये सडन फॉल होता है, सडन यानी कि जैसे देखिए ये कब गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हियर दाउ ग्रेट अन्ना whom three realms obey, dust something council take and sometimes tea। अब देखिए क्लाइमेक्स क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ते अब क्या होता है, धीरे तब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। लेकिन ये जो एंटी क्लाइमेक्स होता है वो क्या होता है, तो एंटी क्लाइमेक्स आपका होता है, देखिए ये क्या होता है, बातें तो बड़ी बड़ी बोली जाती है और अंत में आकर के क्या हो जाता है, ज़ीरो। जैसे अब ये देखिए, अब इसमें बोला गया है, एग्जाम्पल बोला गया है कि किसी के बारे में बताया जा रहा है कि पहले वो क्या करते हैं, काउंसिल को टेक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, समटाइम्स टी। यानी कि काउंसिल जो होती है कितनी बड़ी वो होती है, बात होती है, काउंसिल को अटेंड करना कितना बड़ी चीज़ होती है। यानी कोई युद्ध में गया और चाय पी लिया, भाई कोई युद्ध में गया, ठीक है, कोई बड़ी मीटिंग में गया और वहाँ पे चाय पी लिया। मीटिंग में जाना बहुत बड़ा है। अब इसी को अगर उल्टा बोलते हैं आप कि कोई चाय पिया फिर मीटिंग में गया, कोई चाय पिया फिर युद्ध में गया, कोई लड़ाई किया फिर उसके बाद युद्ध में गया, ठीक है, तो फाइट किया युद्ध में गया। तो ये जो चीज़ें जो कि सीक्वेंस में धीरे धीरे राइज पे जाती हैं उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स किसको बोलते हैं, जब धीरे से डाउन फॉल हो जाए, यानी कि चीज़ें बहुत ऊपर गई और रैंडम जो है डाउन हो गई, इसको बोलते हैं एंटी क्लाइमेक्स। तो दोस्तों देखिए इतना हो गया, एग्जाम्पल आपको समझ में आया। हाँ, ये समझ में आ गया कि काउंसिल टेक किए, उसके बाद क्या किए, चाय पी ली हैं। तो भाई काउंसिल टेक करना, उसके बाद चाय पी लेना, कि यानी कि बताइए पहले काउंसिल को हैंडल करते हैं, उसके बाद चाय पी लेते हैं। अगला है एंड दाउ डॉल्स हाउस अ ग्रेट गॉड ऑफ वार लेफ्टिनेंट कोलोनेंट टू द अर्ल ऑफ मार।
अब ये देखिए इसमें जो है बताया गया है कि ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, यानी किसी को पदवी दिया जा रहा है कि वो क्या है, महान है, वॉर के युद्ध के क्या हैं, देवता हैं, लेफ्टिनेंट हैं। अब युद्ध के देवता भी हो गए, उसके बाद लेफ्टिनेंट बनाया गया, उसके बाद कॉलोनियल टू द अर्ल ऑफ मार, अब उसको केवल अर्ल बना दिया गया, यानी पहले गॉड बनाया गया फिर लेफ्टिनेंट, यानी इसी का जब उल्टा कर देंगे आप कि पहले वो मार बना, उसके बाद लेफ्टिनेंट बना, फिर उसके बाद ये ग्रेट गॉड बन गया। तो ये चीज़ें जो हैं अब इसमें जो दिखाया जा रहा है ये डाउनफॉल दिखाया जा रहा है किसी भी इंसान का, कि कोई प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर बना, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के बाद सांसद बन गया, फिर एमएलए एमएलसी बन गया, फिर प्रधान बन गया। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, ये एंटी क्लाइमेक्स हैं। उसके बाद है दोस्तों एंटीथेसिस। तो दोस्तों यहाँ से हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अगली वीडियो जो है मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।